फंड्स रेज बाय द इशू डिवेंचर्स ऑफ अ लॉन्ग टर्म नेचर होते हैं, ठीक है ज़्यादातर, और ये लॉन्ग टर्म जो होते हैं वो ज़्यादा 7, 10, 12 इस तरह के होते हैं, इसीलिए इसको ऐसा लोन कैपिटल भी बोला जाता है, ठीक है। उसके बाद टाइप एंड काइंड ऑफ द डिवेंचर्स, कौन कौन से टाइप्स और काइंड्स होते हैं उसमें आप 1 बाय 1 स्टडी करेंगे। सबसे पहले आपका आता है सिक्योर्ड और द मॉर्गेज डिवेंचर्स। जितने भी डिवेंचर्स होते हैं बेसिकली वो संपत्तियों से, जो कंपनी की एसेट्स होती हैं उनसे ये सिक्योर्ड होते हैं, ठीक है। दूसरे अनसिक्योर्ड होते हैं, कुछ डिवेंचर ऐसे भी होते हैं जो कि सिक्योर्ड नहीं होते, ठीक है। द होल्डर ऑफ द सिक्योरिटीज आर ट्रीटेड एज अनसिक्योर्ड क्रेडिटर एट द टाइम ऑफ लिक्विडेशन ऑफ द कंपनी, ठीक है। तीसरा वो कहता है रजिस्टर्ड डिवेंचर्स भी होते हैं, ओनली दोज होल्डर्स हुज नेम आर एड्रेस जो होते हैं वो कंपनी के रजिस्टर में एज अ रजिस्टर ऑफ डिवेंचर होल्डर में एज अ रजिस्टर्ड होते हैं, उनको रजिस्टर्ड बोला जाता है। बियरर डिवेंचर्स वो होते हैं विच आर पेबल टू द बियरर और द होल्डर ऑफ द डिवेंचर एंड दीज आर ट्रांसफरेबल, वो ट्रांसफरेबल होते हैं, बाप बेटे को ट्रांसफ़र कर सकता है। कीप, उनका कोई भी रिकॉर्ड या एड्रेस जो होता है वो डिवेंचर रजिस्टर में या कंपनी के रजिस्टर्स में नहीं लिखा जाता। और रिडीमेबल डिवेंचर्स होते हैं जो एक फ़िक्स टाइम पीरियड के बाद जो होते हैं रिडीम किए जाते हैं, स्पेसिफाइड टाइम पीरियड होता है। इंस्ट्रूमेंट वैसे तो ये लाइफ लॉन्ग टाइम के होते हैं, लेकिन एक स्पेसिफाइड टाइम के लिए हो गया तो रिडीमेबल। इरिडीमेबल जिसमें टाइम स्पेसिफाइड नहीं होता, जो कि कंपनी जब तक चलती है कंपनी की लाइफ टाइम तक वो चलते रहते हैं। कन्वर्टेबल डिवेंचर्स वो होते हैं जिनको कि हम इक्विटी में या प्रेफरेंस में कन्वर्ट कर सकते हैं, ठीक है, एक प्रॉपर स्टेटेड रेट जो भी होता है या एक्सचेंज रेट होता है उसके बेसिस पर, तो उनको बोलते हैं कन्वर्टेबल डिवेंचर्स। उसके बाद है इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स। इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स कौन से होते हैं? इनोवेटिव इंस्ट्रूमेंट्स फॉर द कॉर्पोरेट सेक्टर टू डिवाइड न्यू डेट्स इंस्ट्रूमेंट फॉर रेजिंग फंड्स फ्रॉम द मार्केट। मार्केट से नए फंड्स लेने के लिए, जैसे कि अगर आपको पैसे की ज़रूरत है तो आप डिवेंचर्स वगैरह इशू करते हो, सेम एज टू बी इसको भी इसी तरीके से आप रेज करेंगे। तो कहता है इट डिस्कस अबाउट दिस मेन इन द चैप्टर 1। चैप्टर 1 के अंदर इसका प्रॉपर डिस्कशन भी किया गया है, ठीक है। अब बात करते हैं प्राइसिंग ऑफ न्यू इशू शेयर्स। वो कहता है जैसे हम इक्विटी शेयर्स वगैरह है या किसी भी चीज़ को डिवेंचर्स वगैरह हैं इनको हम इशू करते हैं तो उसका प्रॉपर प्राइसिंग वगैरह किस तरह से हम फिक्स करते हैं, क्योंकि जब आप न्यूमेरिकल क्वेश्चंस करते हैं कंपनी अकाउंट्स में तो आप भी देखते हो कि कई बार एट पार पर करते हैं, कई बार प्रीमियम पर करते हैं, कई बार डिस्काउंट पर करते हैं, तो वो किस तरीके से वो प्राइजेस जो हैं वो फिक्स किए जाते हैं। तो कहता है मई 27, 92 इशू द कैपिटल वॉज गवर्न बाय द कंट्रोलर ऑफ कैपिटल इशूड एक्ट 1947। जो 92 से पहले जितने भी रूल्स रेगुलेशन थे वो तो 1947 को ध्यान में रखते हुए बनाए गए थे, लेकिन सेबी रिमूव दिस रिस्ट्रिक्शन एंड इंट्रोड्यूस एन एलिमेंट ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी एंड लिबरलाइजेशन। अब सेबी ने उन सभी रिस्ट्रिक्शंस को ख़त्म कर दिया है और लिबरलाइज कर दिया है, पावर दे दी है कंपनी को कि आप क्या कर सकते हैं, और फ्लेक्सिबिलिटी ले आए हैं कि अगर आपको किसी टाइम पर चेंज करना पड़े तो आप चेंज कर सकें। कहता है कंपनीज कैन रेज फ्रेश कैपिटल बाय freely pricing these capital issue in कंसल्टेशंस विद लीड मैनेजर एज पर सेबी गाइडलाइंस। वो कहता है कंपनी अपनी फ्रेश कैपिटल को रेज कर सकती है कंसल्टेशंस लेकर लीड मैनेजर से या सेबी की गाइडलाइंस के अकॉर्डिंग। हाउएवर द इशूअर कंपनी हैज़ टू जस्टिफाई द प्राइस इन द डॉक्यूमेंट्स। कौन मतलब वो अपने प्राइजेस को कैसे जस्टिफाई करेगी कि प्राइजेस को कैसे फिक्स करेगी, वो चीज़ वो कहता है, इसके लिए गाइडलाइंस हैं। एट द प्रीमियम, अगर कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करना चाहती है तो उस केस में फर्स्ट इशू ऑफ न्यू कंपनी सेट अप द एग्जिस्टिंग कंपनी विद द प्रूवन ट्रैक रिकॉर्ड। पहले तो ये प्रूव करना पड़ेगा कि जो प्रीमियम पर इशू करना चाह रही है वो एक नई कंपनी नहीं है, बल्कि वो एक क्या है, एग्जिस्टिंग कंपनी है, पुरानी कंपनी है। फर्स्ट इशू ऑफ एग्जिस्टिंग प्राइवेट क्लोजली हेल्ड ओनली एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड कंपनी ऑफ 3 ईयर ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ कंस्टिट्यूट प्रॉफिटेबिलिटी। उसे ये दिखाना पड़ेगा कि पिछले 3 साल से कॉन्सिक्यूटली वो प्रॉफिट अर्न कर रही है, उस बेसिस पर वो अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू कर सकती है। एंड द फर्स्ट public issue by the existing private closely held and other existing unlisted company without 3-year track record but promoters by existing company with 5-year track records of कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। अगर वो 3 साल का प्रॉफिट नहीं शो कर रही तो जो उसके एग्जिस्टिंग कंपनी के जितने भी शेयर होल्डर हैं, जो उसके प्रमोटर्स हैं, प्रमोटर्स मीन्स जो उसके शेयर होल्डर हैं, वो शेयर होल्डर ये बताएंगे कि 5 साल से वो कंपनी से प्रॉफिट अर्न कर रहे हैं, ठीक है, मीन वो ट्रैक रिकॉर्ड वो सबमिट करेंगे।
Existing private, closely held or other existing unlisted company with 3-year track records of the consistent profitability seeking disinvestments by offer the public without issuing fresh capital। वो ये कह रहा है कि बिना फ्रेश कैपिटल को इशू किए उसने 3 साल तक, मतलब उसका 3 साल का ट्रैक रिकॉर्ड ये था कि वो प्रॉफिटेबिलिटी मीट करती रही और उसने 3 साल में कोई भी फ्रेश कैपिटल जो है वो इन्वेस्ट नहीं की है, कोई भी डिसइन्वेस्टमेंट नहीं की है। पब्लिक इशू बाय द एग्जिस्टिंग लिस्टेड कंपनी विथ 3 years ऑफ डिविडेंड पेबल ट्रैक रिकॉर्ड, उनका 3 साल से वो डिविडेंड रिसीव कर रहे हैं, ऐसा ट्रैक रिकॉर्ड भी उनके पास होना चाहिए। ये कंडीशंस हैं जब एक कंपनी अपने शेयर्स को प्रीमियम पर इशू करना चाहती है। लेकिन अगर एक कंपनी अपने शेयर्स को पार पे इशू करना चाहती है तो इन सर्टेन केसेस द कंपनी आर नॉट परमिटेड टू फिक्स these issue price at premium and these company have to issue the shares at par and these are 4। वो कहता है फर्स्ट पब्लिक इशू बाय एग्जिस्टिंग प्राइवेट क्लोजली हेल्ड और अदर एग्जिस्टिंग अनलिस्टेड कंपनी विदाउट 3-year ट्रैक रिकॉर्ड ऑफ द कंसिस्टेंट प्रॉफिटेबिलिटी। वो कहते हैं पिछले 3 साल का एग्जिस्टिंग रिकॉर्ड होना चाहिए तो वो पार पे कर सकती है, ठीक है। उसके बाद है एग्जिस्टिंग प्राइवेटली हेल्ड और अदर अनलिस्टेड कंपनी विथ 3-year ट्रैक रिकॉर्ड्स ऑफ द कंसिस्टेंट